चलिए अब नेक्स्ट, basic is a 50% of gross, house rent is a 40% of gross, traveling allowances, transportation allowances always 1600 और मेडिकल allowances clear? अच्छा, now my question is to, और हमारे साथ श्री है, पुनीत है, अरविंद है, स्वाति है, इनके अलावा और कौन है हमारे साथ? पुनीत है, श्री है, रेणुका रेणुका भी है। ये रेणुका, my question is that कि सिंगल चाइल्ड गवर्नमेंट पे 100 रुपीज एजुकेशन अलाउंस सिंगल चाइल्ड, हाँ if anyone having a 3 child तो कितना देगी गवर्नमेंट? नहीं, it is allowed only for two kids. वेरी गुड, एब्सोल्युटली 2 बच्चों के लिए ही अलाउड है एजुकेशन अलाउंस भी, और जो हमारा हेल्पर सॉरी हॉस्टल अलाउंस है वो। हमारे कंपनी में तो if the person has 3 childs, he is not qualified to for employment, so he is terminated. आपकी कंपनी में ऐसा हाँ, भी रूल है? I am into state government job ना, so हमारे यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ओके 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 ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एचआर हो आप? या ओके गुड जॉब। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसका तो फिर रूल ही अलग हो गया ना। तो चलो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमारे में से आते हैं, इंक्लूडेड भी, जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ हम बात करते हैं इज इक्वल्स टू, इफ अगर आपकी कोई मिलेगा ये भी आपको, अगर आपकी 9000 से ज्यादा है। हाँ जी स्वाति, कोई डाउट? नो मैम, इट्स क्लियर। स्वाति कितना मिलेगा? 200 रुपीज। और अगर किसी का एक बच्चा है तो कितना मिलेगा? 100 रुपीज। हाँ ठीक है, मिलेगा तभी अगर आपकी बेसिक पेमेंट बढ़ रही है तो। हॉस्टल अलाउंस फॉर, अच्छा फॉर सिंगल चाइल्ड 300। पुनीत 2 बच्चों कितना मिलेगा अगर किसी के 3 चाइल्ड है तो? 2 को मिलेगा। तो सिंगल चाइल्ड 300 तो 3 चिल्ड्रन एक बच्चे के लिए 300 रुपए, 3 बच्चों के लिए। एक बच्चे के लिए 300, ठीक है। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो कितने मिलेंगे? कंपनी 2 का प्रोवाइड करेगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, पुनीत, आई एम ऑडिबल टू यू? यस यस, तो बताइए, आपने बताया। आई थिंक सो, जैसे हमने आई एम नॉट श्योर फॉर दिस बट आई थिंक सो ये 600 होगा। वेरी गुड, हाँ जी वही बोला, क्योंकि 2 ही बच्चों का मिलेगा। इज इक्वल टू इस ब्रैकेट ओपन, अगर आपकी मिलेगा, क्यों मिलेगा? अगर 9000 से आप इंक्रीज कर रहे हो, मिनिमम रेट से ज्यादा जा रहे हो, तो आपको मिलेगा कितना? 640। तो ब्रैकेट क्लोज, बिना इक्वल टू के और इसके कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस और इस एच को मैंने रिप्रेजेंट किया हेल्पर अलाउंसेस के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एच टी ए फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एच फॉर हेल्पर अलाउंसेस। ऊपर फुल फॉर्म्स नोट कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ ना, ज्यादातर उनके लिए होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करते हैं, सेल्स में काम करते हैं और कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग है और सैलरी उनकी बहुत ज्यादा है।
लैक्स प्लस सैलरी जो लेते हैं, अब उनकी स्प्लिट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, सॉरी कंपनी क्या कर देती है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दे देती है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल बहुत रेयर होता है जो काफी हाई सैलरी पैकेजेस पे काम करते हैं, उनको क्या हेल्पर के चार्जेस दे दिए जाते हैं कि क्या अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो कंपनी उसका भी पे कर दिया। तो हम इस केस में इनको जीरो लेंगे क्योंकि ये ज्यादातर उनके लिए होता है जो काफी हाई रेट तक अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ को स्प्लिट करने का मतलब ये था कि इन सबको ऐड करके, ये सब ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए, इज इक्वल टू ग्रोथ। तो ठीक है, हमने अलाउंसेस दे दिए हैं, अब मैं इसको सम करके देख लेती हूँ कि क्या ये 20,000 बनता है या नहीं। यहाँ तक था, ऐड किया, बना 20,000, नहीं बना, कुछ लेफ्ट है जो बच गया, कंपनी को उसकी एक्सप्लेनेशन देनी नहीं आ रही है, तो कंपनी क्या करेगी, उस सबके सबको किसमें डाल देगी, स्पेशल अलाउंस में डाल देगी। हाँ चलिए, अब इसका फॉर्मूला देखिए। अब मुझे नहीं पता मिसलेनियस कितना मतलब मेरा तो सिंपल सा फंडा है, जो बच गया वो डाल दो इसमें। तो मैं क्या करूंगी, ग्रॉस माइनस ऑल, ग्रॉस में से माइनस कर दूंगी सम ऑफ बेसिक प्लस कॉस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, जो बची हुई अमाउंट है। पुनीत क्लियर है? हाँ क्लियर है। Yes, ma'am. It's very much clear. हाँ, इतना बचा था ग्रॉस बनने के लिए, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो हो गया मेरा टोटल 20,000। आपका डाउट, हमारा सबका डाउट भी दूर हो जाता है जब हमें मिलती है ग्रोथ की। ठीक है, एम्प्लॉयर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रही है, तो मुझे ही मेरे ही सैलरी में से बता रहा है कि तुझे इतना ये दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना ये दे दिया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं, ये तो होगी सैलरी। अब फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या हुआ मुझे, अब यहाँ पे चाहे मैं 50,000 कर दूं, मेरा तो रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। Yes, ma'am. Got your point. यहाँ पे तो आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। अब इससे आगे जब मैं आपको सैलरी शीट पे लेके जाऊंगी ना, जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज की शीट बनेगी, वहां पे और भी ज्यादा क्लियर होगा इस फॉर्मूले का लगाया है, इसका मतलब क्यों ये फॉर्मूला इतना यूजफुल है। चलो अब मैं आप लोगों को, अब हम चलते हैं, अभी हमारी आगे ग्रोथ की बात खत्म हो गई, सीटीसी की बात और नेक्स्ट सैलरी की बात सबसे बाद में करेंगे, पहले करेंगे पीएफ, ईएसआई और टैक्स की बात। चलिए अब मैं यहाँ पे, हम अपनी शीट पे चलती हूँ वापस अपनी पीडीएफ में। हाँ जी, हाँ जी, एम्प्लॉय पीएफ फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 बहुत कुछ कहता है ये लोग। ठीक है, इसकी हर चीज के बारे में बात करेंगे। फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक स्कीम है जो मॉनिटरी बेनिफिट है, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। गवर्नमेंट इन कंपनी को, या ज्यादातर तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके उस टाइम के बारे में सोचा जाता है जब उनके पास कोई भी जॉब नहीं होगी, है ना। एक टाइम पीरियड हर किसी की लाइफ में ऐसा आता है जब हर किसी को अपने करियर से मतलब स्टॉप करना पड़ता है ड्यू टू एज, या कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया, है ना, छोड़ना पड़ता है उनको अपना काम। इसमें क्या है, अगर अब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ, ठीक है, मैं जितना टाइम काम किया उतनी अर्निंग्स की और उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर्स होते, जो मैंने कमाया वो मेरा खर्च हो गया, तो बाद में जाके मेरे पास क्या है, नथिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस टाइम पे क्या होता है कि डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा सफर करने लग पड़ती है, उनके पास कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए बहुत टाइम पहले 1952 या उससे भी पहले एक लॉ 25 भी है, उसके बाद अमेंडमेंटेशन कर, उस टाइम पे क्या कर दिया गया, एक लॉ सेट कर दिया गया जिसके तहत ये बोला गया कि जितना भी आप अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पीएफ में, जिसको प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, जो कि क्या है, आपको मॉनिटरी बेनिफिट है आपके लिए। रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो जाएंगे, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको क्या किया जाएगा, उस अमाउंट को दिया जाएगा, ताकि जो उनकी रेस्ट जो लाइफ है वो किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम के साथ स्पेंड ना करनी पड़े। तो इसलिए प्रोविडेंट फंड 1952 एक्ट को सेटअप कर दिया गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट, जो कि जिसको बोला जाता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी टेकिंग केयर की जाती है। अब ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है? इस कंपनी में एप्लीकेबल है यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क करें, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, या कोई इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई हम बोल सकते हैं शॉप है, जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्किंग हैं, वो कंपनी खुद को पीएफ ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर करना है। Right. ठीक है, ठीक है। अब मेंबरशिप, मेंबर कौन बन सकता है इसका? एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेंबर को जिसकी बेसिक सैलरी या हम ओवरऑल लेके चले 15,000 रुपए से कम है या 15,000 रुपए है, वो हर एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देना कंपलसरी है, जिसकी अर्निंग क्या बताया मैंने 15,000 या 15,000 से लेस। हाँ, उस हर किसी को क्या देना पड़ेगा? प्रोविडेंट फंड पीएफ की फैसिलिटी आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब उसके बाद और क्या बोल दिया? ठीक है, Hello. हाँ जी हाँ जी। Yeah, ma'am, just one question. This 15,000 or less, it talks about only the basic salary, right? Yes, only for basic Okay. salary, basic Okay. salary, Okay. Thank you. Thank you. ma'am. basic salary। और अगर हम बात करें किसी की ग्रोथ ही 15,000 है, यहाँ पे श्री ये क्वेश्चन भी आते हैं, श्री ने अभी क्वेश्चन किया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो श्री अगर किसी की ग्रोथ ही 15,000 है, वो पर मंथ में अर्न ही 50,000 कर रहा है, तो पीएफ किस पे कटेगा? ग्रोथ पे। ठीक है, जी जी। बेसिक पे भी कट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ज्यादातर लॉ रूल यही बोलता है कि बेसिक प्लस डीए पे कटता है। ओके ओके, बेसिक प्लस डीए पे आपका। डीए की बात जी, नहीं जी। हम कर रहे, क्योंकि डीए तो अभी मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट सेक्टर में रह गया, प्राइवेट सेक्टर में तो डीए है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो अभी हम यहाँ से बात करते हैं एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, ठीक है, 15,000 ये समझ आइए कौन कौन मेंबर बन सकता है। और अगर किसी ऐसी कंपनी है जो पीएफ के अंदर एलिजिबल है और आप भी उस फंड के अंदर जा रहे हो, तो जिस दिन से आप ज्वाइनिंग की आपकी डेट है ना, उसी दिन से आप उस फंड के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, हर मंथ क्या किया जाता है? कंट्रीब्यूट किया जाता है पीएफ में से। हाँ जी, पुनीत जी समझ आ रहा है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा चलो अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे आपको। एक पीएफ फंड है ना, तो वो एक बेनिफिशियरी स्कीम है, ठीक है, बेनिफिट के लिए है, मिलिट्री बेनिफिट दिया जाता है। अब एक और रूल सेट कर दिया है, जितना पीएफ में कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय की लिमिट कितनी है कंट्रीब्यूट करने की? 12%। एम्प्लॉय हर मंथ 12% कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें? प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में। तो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि अगर आप एम्प्लॉय की काम कर रहे हो 12% वो दे रहे हैं, तो इक्वल, बिल्कुल ही इक्वल कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से रहना चाहिए? एम्प्लॉयर की तरफ से, जो एज ए बेनिफिट एम्प्लॉयर की पॉकेट से जाता है एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अब अगर 12% एम्प्लॉय दे रहा है तो 12% ही एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, उससे कम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कर सकते। तो ज्यादा के लिए दो स्कीम और है, एक एडमिन आएगा, एक ईडीएल आई गई, जिसमें कि 1%, 0.5%, 0.5% दोनों में करके बोलता, वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। ईपीएफ 12% एम्प्लॉय ने तो दे दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, पर जो एम्प्लॉयर का 13% जा रहा है, 13% देता है एम्प्लॉयर, वो सीधे पीएफ में नहीं जा रहा, उसको एक किटी में स्प्लिट कर दिया जाता है। 4 पार्ट्स में एम्प्लॉयर के पीएफ को स्प्लिट कर दिया जाता है। जी, अब आप पूछोगे कैसे? 4 स्कीम्स हैं। सबसे पहले पीएफ, जिस पीएफ फंड में एम्प्लॉय दे रहा है उसी पीएफ फंड में एम्प्लॉयर भी देगा, पर 13% में से कितना हिस्सा देगा? वो सिर्फ 3.67% वो पीएफ में डालेगा, ईपीएफ में। ठीक है, पेंशन स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम में। उस पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट करता है? वो 8.33%। ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपोजिटरी लिंक्ड इंश्योरेंस, 0.5% उसमें डाल देता है।
और एक हमारे पास होता है एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस एक्चुअल में बात करूं तो एम्प्लॉय के पास तो नहीं आते हैं, जो उस फंड की टेकिंग केयर कर रहा होता है उसके पास जाता है वो 0.5%, ठीक है। 50 रुपीज समथिंग पर मंथ का होता है वो भी किसकी तरफ से पे किया जाता है, एम्प्लॉयर की तरफ से। तो अभी मैं इसको बोलूं अरविंद 8.33%, 3.67%, 0.5, 0.5 चारों को प्लस करो तो कितना बन गया? 13% बन गया, ठीक है। चलो इस चीज को समझो, हेलो? समझ लिया? हाँ जी हाँ जी। आवाज कम आ रही है। अच्छा आवाज कम आ रही है, चलो अभी शीट पे चलते हैं वापस, बाकी की डिस्कशन इसके बाद करेंगे। ये देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या बताया मैंने। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर देती हूँ। 15,000 है हमारे पास, 15,000 की लिमिट सेट कर दीजिए, आप लोग लिख सकते हो 15,000 की एक लिमिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट कर दी गई है कि आप 12% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 12% किसका? 12% 15,000 रुपए का। 15,000। हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्वाति कुछ बोला आपने? हाँ 1,800 मिनिमम। हेलो हेलो, हाँ मैम 1,800 रुपीज मिनिमम। हाँ जी मिनिमम। पर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ गया, किसी की बेसिक 15,000 से ज्यादा चली गई है, 18,000 है, 20,000 है, वो पीएफ के लिए एलिजिबल है या नहीं? अच्छा इस चीज का आंसर रेणुका देंगी। रेणुका हेलो? रेणुका आई एम ऑडिबल टू यू? वॉइस कम हो रही है मैडम, हेलो आवाज कम आ रही है मैम। Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. Might be my voice is not audible to you. Yeah, your voice is audible. मैंने Yes, कहा yes, कि you are हाँ, even if the basic is more than 15,000, the person is eligible for PF. कितने पे देगा वो पीएफ 12%? Depending on the basic, अगर किसी की बेसिक 18,000 है तो 12% of 18,000. 12% ऑफ 18,000 को दे सकता है। हाँ, नो मैम, 15,000 की लिमिट फिक्स है ना एक हमारे पास। 15 पे नहीं जाएगा। he इवन has choice कि basic से 15,000 पे डिडक्ट करना है या फिर Yeah. जो बेसिक है उसके पे डायरेक्टली 12% डिडक्ट Right. करना है। right. Employee has a employee has choice choice. of, yeah, going beyond that. एम्प्लॉय के पास ये कब की है, ये उसके पास, ये उसकी मर्जी है कि Right. उसने क्या कर सकता है। वो 18,000 पे कर सकता है, वो पीएफ की कंट्रीब्यूशन कर सकता है। पर उससे क्या होगा, जब वो टैक्स के लिए फाइल करेगा तो उसके लिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे पास क्या था कि जो हमारी पीएफ की कंट्रीब्यूशन है उस पे किसी भी तरीके का टैक्स की डिडक्शंस नहीं है। अभी हमारे लिए चेंज हो गया। अभी क्या आ गया, ठीक है, जो आपकी टैक्स की अमाउंट है, पीएफ की जो अमाउंट आपकी डिपॉजिट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर वो इंटरेस्ट की लिमिट आपकी 2.5 से बियॉन्ड चली जाती है तो 8.5% आपको टैक्स लगेगा, जो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर जाती है, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। Ma'am, हाँ please जी, explain again. हाँ सुनिए क्या हुआ। अभी पहले क्या था, रूल फिक्स था, जितना भी आपका पैसा है पीएफ का जा रहा है नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर कोई टैक्स की डिडक्शन आप फाइल नहीं कर सकते हो, है ना। Right. और अभी क्या आ गया, अब आ गया उसके ऊपर नहीं जो इंटरेस्ट लगता है ना वो अमाउंट तो चलो नॉन टैक्सेबल है, पर पहले ये भी था कि उस अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना पीएफ, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आता है हमारे पास, वो भी नॉन टैक्सेबल है। Okay. तो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट की नजर चलेगी उस चीज की तरफ, मोदी है ना। उनका सीधा ध्यान चला गया कि ये तो फ्री का ही खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 18,000 पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20,000 पे, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपनी बेसिक सैलरी का वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड के अंदर जाके 100% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बेसिक पेमेंट का पीएफ में।
यहाँ पे 12% की लिमिट है ना हमारे पास। हाँ हाँ अगर हाँ आप अपने आप को वॉलेंटियर प्रोविडेंट फंड के अंदर स्कीम के अंदर एक स्कीम है उसके अंदर रजिस्टर करवा लेते हो तो आप अपनी बेसिक का 100% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो पीएफ में। ओ जिनकी सैलरियां बहुत थी वो करते थे और इंटरेस्ट का बेनिफिट भी ले रहे थे, है ना, क्योंकि टैक्स तो है ही टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने देख लिया कि ये तो पैसा बचा रहे हैं तो सीधा सीधा 8.5% उनके ऊपर इम्पोज कर दिया, पर डिडक्शन दे दिए 2.5 तक की, जो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट पीएफ के ऊपर आ रही है उसमें जो पहला 2.5 लाख रुपया है आपके इंटरेस्ट का वो नॉन टैक्सेबल है। उसके ऊपर अगर आप 3 लाख इंटरेस्ट आ रहा है, 4 लाख इंटरेस्ट आ रहा है तो वो 50,000 या 1.5 लाख आपका क्या है, टैक्सेबल है विद द रेट ऑफ 8.5%। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इससे बात शुरू करती हूँ। इज इक्वल्स टू, इसकी कंडीशन आ गई, ब्रैकेट ओपन करो। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है, वैसे तो एक 15,000 की लिमिट है, आप लोगों ने पॉइंट सही है, पर अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप 12% सिर्फ और सिर्फ अपने 15,000 का दे सकते हो, इसके ऊपर आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। अभी की जो अमेंडमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग आप 18,000 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो, जिसपे चाहो पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, पर जो रूल है वो 15,000 है। ये बोला जाता है कि जिसकी ग्रोथ 15,000 से ज्यादा चली गई है ना वो पीएफ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। पहले तो ये फिक्स्ड रूल था कि जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 से अबव है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएफ। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हो, पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो कितने परसेंट, 12% किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए का, क्योंकि फिक्स लिमिट है। 15,000 से ज्यादा के ऊपर आप पीएफ नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते, कोमा। अदरवाइज जिसकी कम है, ये कंडीशन तो होगी ज्यादा वालों की कि जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है, जितनी मर्जी ज्यादा है, 15% जो उसका पीएफ में जाएगा वो 15,000 का ही जाएगा, जो कि अप्रोच जो कि मैक्स 1,800 रुपए होता है ना, 1,800 होता है, इतना ही जाता है। और दूसरी तरफ क्या है, जिसकी कम है, मानो जिनकी 10,000 रुपए है, बोल दिया लॉ ने, बोल दिया कि जो 15,000 से नीचे वाले हैं उनको पीएफ देना कंपलसरी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसकी 10,000 है उसका किस पे कटेगा 12%? रेणुका जल्दी से आंसर दीजिए। 15,000 समझ, सुनो ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 15,000 से ज्यादा है तो सिर्फ 12% 15,000 रुपए तक के जाएगा, हमें नेक्स्ट 2,000 से 3,000 से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ बोल दिया कि जिसकी 15,000 से कम है उसको देना ही पड़ेगा। अब किसी की 10,000 रुपए बेसिक है, उसका 12% किसके ऊपर कटेगा? 10,000 के ऊपर। वेरी गुड। तो अदरवाइज ये कंडीशन आप लोगों को समझ आई, जो मैंने इसका फंक्शन यूज किया कि बेसिक पेमेंट अगर 15,000 से ज्यादा है तो 12% सिर्फ और सिर्फ 15,000 का जाएगा। एल्ड इसके अलावा अगर जाएगा तो वो 12% सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारे में आवाज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Clear. पुनीत, No, ma'am. It's clear. ये कंडीशन क्लियर है? श्री, Yes, ma'am. अच्छा जी, और हमारे साथ कौन है? स्वाति भी। Yes, ma'am. It's clear. मिल गया 1,800 रुपया इनको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करती हूँ। 8,000 इनको कितना मिला? 1200. 1200। क्यों मिला 1200? क्योंकि ये 15,000 से नीचे लाई कर रहे थे, है ना, जितना था उसके ऊपर लगा तो वो 1200 बना हमारे पास। हाँ जी, चलो ये तो एम्प्लॉय की बात तो खत्म हो गई। अभी हमने चालान जनरेट करना है, क्योंकि लास्ट में जाके हमने पोर्टल पे चालान भी तो डिपॉजिट करना होता है ना। पीएफ का जो हमारा चालान है वो पीएफ ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके हमने ऑनलाइन क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो अभी चलो, अकाउंट नंबर 01 जो एम्प्लॉयर का पीएफ जाता है 12%, वो अकाउंट 01 में जाता है। पीएफ के अकाउंट होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो अकाउंट 01 में चला गया ईपीएफ एम्प्लॉय का, जो 1,200 रुपए। अभी मैंने आपको बताया
एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन है 13%, तो 13% इकट्ठा नहीं देता, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कैसे देता है, उसको स्प्लिट करके देता है। उसको कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है? 4 parts. 4 पार्ट में। हाँ जी, 4 parts में एक PF, 3.6 pension, हाँ बिल्कुल। APF, pension, ADLI and admin expense. एडमिन, वेरी गुड। ईपीएफ में कितना चला गया? सेम इसी अकाउंट में, 01 में ही है ना पीएफ तो एम्प्लॉय का, उसी अकाउंट में उसने कितने पैसे देने हैं? 3.67%। अब ये 3.67% किसका? Basic. बेसिक का, पर किस 3.67% बेसिक। Yeah. अगर बेसिक 15,000 से ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 का, ठीक है जी। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। हाँ जी बोलिए, फॉर्मूला कौन बोलेगा? कौन बोलेगा फॉर्मूला? If basic is is equals to if basic हाँ जी greater than 15,000, हाँ जी then it will be 3.67% of 15,000 3.67% of 15,000. 15,000 क्लियर है जी? Right. Or if basic is less than 15,000, हाँ तो क्या होगा? अब लिखना नहीं है वो कंडीशन नहीं लिखनी। हाँ तो 3.67% of basic. 3.67% of Basic. ब्रैकेट क्लोज Yeah. 367 रुपीज हम्म, क्योंकि 10,000 है। अच्छा अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन की थी कि जिसकी 15,000 से ज्यादा है वो भी पीएफ में पूरे के पूरे 18,000 पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर किसी की बेसिक पेमेंट 18,000 है, 18,000 है और 20,000 है, he or she may be eligible to pay on 15,000 और 20,000 या किसी पे भी कर सकते हैं। पर पेंशन स्कीम के लिए एक फिक्स रूल है, 18 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, बेसिक सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर 8.33% देगा आपको 15,000 का। 15,000 के ऊपर का 8.33% नहीं देगा वो। क्लियर है? प्रोबेबली मिलेगा हमें कब? जब 15,000 होनी भी तो चाहिए ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अगर कम है तो ये नहीं है, ज्यादा के लिए तो रूल है कि अगर 18,000 आपकी है तो 15,000 का मिलेगा। पर ये मत समझ लेना कि अगर 10,000 है तो भी 8.33 15 का जाएगा, नहीं। उस केस में सिर्फ जितनी आपकी पेमेंट है उसी का ही जाएगा। पुनीत डाउट, पुनीत क्लियर हुआ? Yes, this is clear. ठीक है, चलो फॉर्मूला बोलो फिर पुनीत। Formula if इफ कभी भी अकेला नहीं लगाना। अगर इसके साथ फॉर्मूला शुरू करोगे एक्सेल कभी भी आपका फॉर्मूला नहीं उठाएगा। एक्सेल को फॉर्मूला की कमांड देने के लिए इज इक्वल्स टू बहुत मैंडेटरी है। अगर घर पे बैठ के इफ लगाते रहोगे ना फिर बोलोगे मैम फॉर्मूला तो लगा ही नहीं। तो इज इक्वल्स टू इज वेरी मैंडेटरी। बिना इज इक्वल्स टू के एक्सेल कोई फॉर्मूला नहीं उठाता। हाँ जी अब बोलिए। if basic is greater than 15,000, then EPS is 8.33 of basic, which is 15,000. 8.33 हम ले लेंगे, किसका ले लेंगे? 15,000 का। 15,000 का। हाँ जी ठीक है जी। एंड इसके अलावा ज्यादा वाली कंडीशन तो हो गई कि अगर किसी की बेस ज्यादा है तो उसको दे दो 15,000 रुपए तक ही देना है। else होगा, else it will be 8.33 of basic salary if it is less than 15,000. अगर लेस देन है तो 8.3% जाएगा, किसका जाएगा?
जो उसकी बेसिक जो भी होगी 15 से जितनी भी कम होगी जो भी होगी अमाउंट। हाँ जी वेरी गुड। अब चलो आगे मैं आपको बताती हूँ। अब ना ये देखो ये 12% हो गया। अगर आप 3.67 को और 8.33 को ऐड करोगे तो 12% हो गया। अब वो आपको एडिशनल भी कुछ देता है। एडिशनल देता है वो एडमिन के चार्जेस। एडमिन के चार्जेस एट लास्ट आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। जब अपना पीएफ का पैसा निकलवाओगे आपके पास नहीं आएंगे। ये किस लिए होता है? ये मेंटेनेंस के लिए होता है, जो पीएफ अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि पीएफ वाले ये 50 रुपए अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 0.5 वो एडमिन में देता है। बात अगली चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। हाँ जी स्वाति फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। Is equal to if basic बेसिक greater than ग्रेटर देन 0.50. हाँ जी बेसिक इज ग्रेटर देन 0.50। No. 15. If basic 15. स्वाति फॉर्मूला लिखा है कॉपी पे? yes ma'am. कॉपी पे फॉर्मूला लिखा है? नहीं लिखी ना? नहीं ma'am. Is equal क्यों to नहीं if लिखा? भूलेगा भूलेगा। अगर कॉपी पे नहीं लिखा तो नहीं भूलेगा 100%। इतनी जल्दी नहीं लर्न होगा आपको ये। देखो स्वाति हर किसी के लिए लिमिट 15,000 वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ना। 15,000 yes. अगर yes आपकी ma'am, बेसिक sorry. ज्यादा है 15,000 से तो हाँ अब आएगी आपकी कंडीशन is equal to if 0. basic 0.5 से 9% किसके जाएगा? yes. किसका जाएगा 0.5%? basic का basic ma'am. स्वाति बेसिक का जाएगा? 15,000. ma'am can I try? Yes please। Basic अगर basic is better than 15,000 then it will take 0.5% of 15,000 और Yes. 0.5% of the basic अगर उसे कम हुआ तो अगर उससे If I'm कम not हो तो wrong. 0.5% हम ले लेंगे किसका? basic का Basic. जितनी भी उसकी सैलरी हुई है ना उसका। okay I think I'm right ma'am. यस स्वाति फिर से और स्वाति की टर्न। स्वाति बोलो ईडीएलआई भी 0.5% है। कोई रूल नहीं चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। ईडीएलआई भी 0. ईडीएलआई में भी एम्प्लॉयर 0.5 देगा। सेम फॉर्मूला स्वाति। yes is equal to if basic it's greater than 15,000. अगर आपकी बेसिक ज्यादा है 15,000 रुपए से 15,000 का फिक्स लेके चलना है स्वाति, ठीक है। तो अगर ज्यादा है Okay. मानो 16,000 है 17,000 है 18,000 है तो ईडीएलआई It's multiplied by 0.5%. क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं ये बोलो? 0.5. It's 0.5%. हाँ जी 0.55% multiply by again 15,000. हाँ जी क्योंकि हमने 15,000 रुपए तक का ही लेना है, उससे ज्यादा 15,000 नहीं लेना। ले पहले लें इस फंक्शन क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं। पहले मैंने उसको कंडीशन दी कि अगर किसी की ग्रोथ 15,000 से ज्यादा है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है उसकी ज्यादा वाली सैलरी से। मैंने सिर्फ और सिर्फ 0.5 देनी 15,000 का, ठीक है। अब इसके अलावा वो मुझसे पूछ रहा है कि जो बाकी बच गए उनका क्या? मतलब ज्यादा का तो आपने बता दिया, अब उसको कम का भी तो बताओ। जिनकी कम है तो उनको भी क्या मिलेगा? 0.5% ऑफ 5%. किसका मिलेगा उनको? बेसिक का वेरी गुड। इसको याद रखना है, चारों के लिए सेम ही फॉर्मूला yes 50 रुपीज इसके भी आगे। चलो अब हम अपनी आगे की बात करना शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। एम्प्लॉय ने तो दे दिया 1,200 रुपया अपनी ग्रोथ में से, है ना। 20,000 उसकी ग्रोथ थी तो उसने क्या किया? अपनी ग्रोथ में से बोला कि ये मेरा 1,200 है, ठीक है, मेरे पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। अभी एम्प्लॉयर भी है तो एम्प्लॉयर ने भी बोला ये मेरा 13% है, ये भी किस में डाल दो? पीएफ में। किसके पीएफ में डाल दो? एम्प्लॉई के।
तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई इज इक्वल टू 1200 रुपए गए किसके, एम्प्लॉय के। 1200 रुपए गए एम्प्लॉय के और 1300 रुपए चला गया किसका, 1300 रुपए एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर। टोटल उसके अकाउंट में कितना जा रहा है, 2500 रुपया हर महीने जा रहा है डिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आपसे एक क्वेश्चन है और आपको क्लियर भी कर देती हूँ, ये सारा जो 2500 रुपया है ना ये पीएफ से नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया 4 अकाउंट्स हैं, 4 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में से जो उसका पीएफ का अकाउंट है उसमें कितने पैसे जाएंगे ये मुझे बताएंगे पुनीत जी। पुनीत जी उनके अकाउंट 01 में कितने पैसे जा रहे हैं एम्प्लॉय के? 01 में तो यही जाएगा जो 3.67 ऑफ 15,000 जो फिगर आएगा। मुझे बताओ टोटल कितना जाएगा, किस किस का टोटल करूं जो उसके अकाउंट 01 में जाएगा? टोटल शुड बी 367। अच्छा 367 अकाउंट 0 में जाएगा, 01 में जाएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन एक आपको चीज बताई थी कि ये सारे पूरे का पूरा 2500 रुपया किसके पास जा रहा है, एम्प्लॉय के पास जा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय के अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो पीएफ में कितना जा रहा है, पीएफ प्रोविडेंट फंड में कितना जा रहा है उसका? अरविंद मैम ये जाएगा 1200 प्लस 367। वेरी गुड, ईपीएफ अकाउंट 01 में जाएगा यानी 1567, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द 8.33% वो पेंशन अकाउंट में चला जाएगा, अकाउंट डबल बन। अब पुनीत जी अब समझ आया? यस मैम, क्लियर। 1200 उसका भी पीएफ में जा रहा है और एम्प्लॉयर भी पीएफ में 3.6 जा रहा है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पीएफ में टोटल मिला के हमारा जा रहा है 1567 पर मंथ। ओके, यस मैम। आगे आ गया मेरे पास अकाउंट 11 की बात करते हैं। अकाउंट 11 है ईपीएस का, तो ईपीएस में हर महीने आपके पास 833 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं ईडीएलआई और एडमिन में। ईडीएलआई का आपका अकाउंट है अकाउंट 21, इसमें हर महीने आपके 50 रुपए जा रहे हैं। एडमिन वाले 50 को आप छोड़ ही दो, उसकी तो चलो छोड़ो, है ना, वो भी आप ही के पास। एक चीज मेरी सुनो, अब मैं आपको 3 चीजें बताने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप अपना पीएफ का ये पहले ईएसआई कर लें फिर, ठीक है, चलो पहले इसी को क्लियर कर लें। अब आपने अपना पैसा निकलवाना है, आपके ऊपर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने पीएफ का पैसे नहीं निकलवा सकते हो। किसी भी टाइम पे जब आप चाहो अपनी सारी की सारी अमाउंट को निकलवा सकते हो। किसी भी टाइम पे आप सारे का सारा पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है जी, पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन चाहिए। अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। आप सारे का सारा पैसा निकलवा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो आप अपना सारे का सारा पैसा। अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करना है, फॉर्म नंबर 19 एंड ऑलवेज एक ही रूल, पीएफ में जाते हो, आपको एक यूएएन नंबर क्रिएट करके दिया जाता है। यूएएन नंबर क्रिएट करने के लिए आपका फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 11 इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं करवाया जाता, दिस इज ओनली फॉर इंस्पेक्शन। और किसकी तरफ से फिल करवाया जाता है? आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फिल करवाया जाता है, वो अपने रिकॉर्ड में रखता है। क्यों? अगर आपका ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है तो आपने नए एम्प्लॉयर के पास जाके फॉर्म नंबर 11 को फिल करके अपनी यूएएन का रिकॉर्ड देना है। यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या बोलता है? ये आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। यूनिक, क्योंकि पीएफ में बहुत सारे
आप कितनी कपली, अगर मैं बात करूं रेणुका के नाम से तो पता नहीं रेणुका के नाम से कितने ही वहां पे लोग हैं, या कुछ कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीएफ नंबर भी समटाइम्स क्या सेम हो सकता है, एक आपको पीएफ नंबर भी मिलता है, पर अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है विच इज क्रिएटेड बाय द आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी क्रिएट किया जाता है, पर धन किसकी तरफ से किया जाता है, पीएफ की तरफ से। अगर आपको ऑलरेडी यूएएन अकाउंट नंबर है तो फॉर्म नंबर 11 एम्प्लॉयर आपसे फिल करवाते हैं कि डिटेल्स दो अपने यूएएन नंबर की, ठीक है। दूसरी साइड चलो, अगर आप फ्रेशर हो अपनी डिटेल्स दो, अपना आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने फादर्स का नेम सब कुछ डाल के जो एम्प्लॉयर आपको यूएएन नंबर क्रिएट करके देगा, दैट इज योर डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इंस्पेक्शन के लिए किसी भी टाइम पे एम्प्लॉयर के पास तो इंस्पेक्शन के लिए आता है, आपके यूएन से जो वो फॉर्म को निकाल के उसको दे सकता है। चलिए अब आगे, अब मैं बोलती हूँ कि आपका यूएएन नंबर है, आपका यूएएन नंबर आपको नंबर होना चाहिए, दोबारा से जनरेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। अगर आप हो जाता है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल नहीं है, क्रिएट कर सकते हो आप अगेन अपना, अगर आपको भूल गया या कुछ। अब आपने इतना पैसा निकलवाना है सिर्फ और सिर्फ पीएफ का, सिर्फ पीएफ का 1567 रुपीज है आपके पर मंथ के। आपने 2 साल का अपना पीएफ का पैसा निकलवाना है तो आपको फॉर्म 19 फिल करना पड़ेगा। अब फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, 3 फॉर्म है। 19 बोलता है पीएफ का पैसा निकलवाना है, 10C बोलता है पेंशन का पैसा निकलवाना है, 31 बोलता है एडवांस विड्रॉल करना है। अगर आप पीएफ में से एडवांस विड्रॉल करते हो तो आपको 90% आपकी अमाउंट का मिलता है, 10% 60 स्ट्रेट डेज 60 दिन के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको मिलता है। सिर्फ आप अपना 90% पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है। 19 की बात करो, 19 की अगर मैं बात करूं, फॉर्म नंबर 19 की पीएफ का पैसा निकलवाना है। 19 फॉर्म फिल किया, ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी 19 फॉर्म हमारे पास एलिजिबल है। पर आपको ना किसी कैफे वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है अपने पीएफ का पैसा नहीं। अगर आपके पास आपको अपनी डेट ऑफ लास्ट ज्वाइनिंग, जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी लास्ट वर्किंग डे, आपको अगर उसकी डेट पता है, आपको अपना यूएएन नंबर पता है, और फॉर्म नंबर 16 की अगर जैसे ही आप अपनी लास्ट डेट डालोगे वहां पे ऑटोमेटिकली फॉर्म 19 आ जाएगा आपके पास, फिल करके उसको सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करके आप डिपॉजिट करवा दो विद इन फ्यू डेज, मैक्सिमम 4 दिन, 3 या 4 दिन की लिमिट है कि आपके अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा आ जाएगा। पेंशन का पैसा विड्रॉल करना है तो 31C 31C फॉर्म फिल करोगे, दैट इज ऑल्सो भी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है आपके पास। उस 31C को आप फिल करोगे, फिल कर दो। आपने मैम पेंशन के लिए सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जो फॉर्म नंबर 3 है पेंशन का, उसमें कुछ तो भी है ना कि 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही, उसके बाद आप निकाल नहीं सकते हो पेंशन का पैसा। पेंशन के लिए 10C है, उसके ऊपर भी मैं आ रही हूँ, जो आप 5 इयर्स की बात कर रहे हो उसकी तरफ भी आते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। फॉर्म 10C आपने पेंशन का पैसा निकलवाना है, फॉर्म 31 एडवांस लिख लिया। अब 10C की बात करते हैं, आपने 10C फॉर्म फिल करके दिया, इकट्ठा ही दिया आपने, अकाउंट पीएफ का भी भर के दे दिया 1931, पर जो आपका पेंशन का पैसा है वो आपके पीएफ की अमाउंट के 1 वीक मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए 31, आपके बच्चे की शादी आ गई, आपने नया घर लेना है, प्लॉट है आपके पास, उस प्लॉट के ऊपर आपने नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपने अपना लोन पे करना है, आपने कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, इन इमरजेंसी में आप अपने पीएफ फंड को इमरजेंसी में निकलवा सकते हो फॉर्म 31 फिल करके। अभी आते हैं बात जो श्री ने की, श्री ने बात की थी, अभी श्री ने बोला था ना कि 5 इयर्स। मैम हाँ जी, ये 10C में ये ऐसे भी है ना, जैसे लाइक अगर कंट्रीब्यूशन 6 मंथ से कम है, हाँ जी, अगर कंट्रीब्यूशन 6 मंथ से कम होता है ना मैडम, 180 डेज से 180 दिन से कम है, तो आपको नहीं मिलेगा, फिर वो नहीं मिलेगा।
हाँ, पेंशन में अगर आपका 6 महीने से कम है, बहुत सारी टर्म्स है वैसे तो, पेंशन में अगर आप 6 महीने तक कंट्रीब्यूट नहीं करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता। हाँ जी, 6 महीने का मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं 5 साल की। आप अपने पीएफ का पैसा तभी निकलवा सकते हो अगर आपकी कंटिन्यूस 5 साल की एम्प्लॉयमेंट है। पहले हमारे पास एक रूल था, जो रूल क्या बोलता था कि अगर आपने 3, 8 या 9 महीने किसी कंपनी में काम किया या 1 साल आपने काम किया और उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में चले गए, तो दूसरी कंपनी में जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट फिर से 1 साल से ही काउंट करना शुरू की जाएगी, ठीक है। पर अभी क्या कर दिया, अभी उन्होंने बोल दिया 8 महीने एक कंपनी में काम किया, पर आपकी कंटिन्यूस आपकी क्या होनी चाहिए, हेलो, हाँ सर, कंटिन्यूस आपकी क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी कंपनी में 6 महीने काम किया, चाहे 8 महीने काम किया, चाहे 10 महीने काम किया। हाँ जी। अच्छा, 5 साल वाली बात ये है कि आप अपने पीएफ ईएसआई के पैसे को अगर 5 साल के बाद निकलवाते हो तो आप अपनी फुल फ्लेज अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हो, उसपे किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन नहीं। अगर आपका 5 साल कंट्रीब्यूशन हो गया, आप अपना पैसा निकलवा कोई रहे नहीं, हो, हाँ, मैंने आप वैसे ही बोला था आपको। मनी के लिए एलिजिबल। अरविंद जी म्यूट कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैम, फिर अभी आप यहीं आवाज पे हो या जा रहे हो? आवाज एक मिनट मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है स्वाति? यस मैम, यस। ऑडिबल ऑडिबल हूँ मैं आप लोगों को या नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, अभी yes, आ you रही are है audible. मैम। अभी आ रही Yes, है? ma'am. चलो, यस। अभी हो गया, आपकी ये बात भी हमने कंप्लीट कर ली। अब मैंने क्या बताया, आप अपना रेणु का समझ आ रहा है? हेलो मैम, प्लीज पेंशन का एक बार फिर से क्लियर कीजिए ना। पेंशन का मैं बता रही हूँ, अगर आपने मान लो कि आपने किसी का ऐसी कंपनी में काम किया जहाँ पे आपका पीएफ और ईपीएफ में दोनों में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो आप पेंशन अगर आपने 6 महीने लगातार कंट्रीब्यूट किया है ना, तो ही आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो। ऐसा किया किसी कंपनी में 4 महीने काम किया और पीएफ और पेंशन का पैसा निकलवाने जा रहे हो, तो पेंशन का कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए मिनिमम 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन होना पेंशन स्कीम में मैंडेटरी है। और दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया कि अगर आपने एडवांस में पैसा निकलवाना है तो आपको 90% और कुछ केसेस में 75% पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है, ठीक है। हेलो अरविंद जी, आप कुछ बोल रहे हो? हेलो अरविंद आपका हेलो। म्यूट है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ गई आवाज? हाँ जी, आ रही है, बोलिए क्या बोल थोड़ा रहे हो? रिवाइज करेंगे मैम अभी बीच में? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिंपल नॉर्मल बात कर रही थी कि अगर आपका 5 साल का कंटिन्यू, अगर आपने 5 साल लगातार काम किया और 5 साल आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ और ईएसए में है विदाउट विड्रॉल, तो आपको आपकी 100% अमाउंट मिल सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 100% अमाउंट आपको मिलेगी स्वाति। और इसलिए यही बात मैंने बोली कि ईपीएस की आपको पेंशन स्कीम आपको मिलेगी। कब मिलेगी आपकी पेंशन स्कीम? अगर आपने 6 महीने से ज्यादा कंट्रीब्यूट तो आप किसी भी पेंशन निकलवा सकते हो। दूसरी बात मैंने क्या बोले कि अगर आपने 5 साल तक अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, आप अपनी अमाउंट निकलवा रहे हो, तो किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन नहीं है, आप अपनी 100% अमाउंट को निकलवा सकते हो। पर अभी उन्होंने क्या कर दिया, पहले फॉर्म 19 था, फॉर्म 10 था, फॉर्म 31 था, अब उन्होंने क्या बना दिए, एक ही फॉर्म बना दिया, कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म। सीसीएफ क्लेम कंपनसेटरी कुछ ऐसा कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया उन्होंने, कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म बना दिया, ठीक है। राइट, एग्जैक्ट। अभी एक फॉर्म हमारे पास होता है, अगर वो मैं पीएफ की बात करूं, कंबाइंड क्लेम डेथ के लिए भी होता है। अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो आप इस फॉर्म को भरते हो, तो नॉमिनी जो है वो उसके पैसे के लिए एलिजिबल होता है। एक होता है नॉन री मैरिज, कोई विडो है, वो अपने हस्बैंड की या वाइफ की पेंशन चाहते हैं, तो उनकी वो पेंशन चाहते हैं, उस पेंशन के लिए उनको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नॉन री मैरिज। नॉन री मैरिज क्या बोलता है कि ठीक है, मैंने कहीं पे भी और मैरिज नहीं की, आई एम अ विडो, ठीक है, तो मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ, उस फॉर्म के तहत आपको पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है जी। हाँ, अब मैं अगर बात करूँ, आप कहीं पे जा रहे हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो आपके पास कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 13।
फॉर पीएफ ट्रांसफर। 13 नंबर फॉर्म है आपके पास। एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो आपको 13 फॉर्म फिल करके ये सब कुछ आपको बताया जाएगा बड़ी ही आसानी से, कैसे ईपीएफओ की साइट पे जाके ये सब चेंजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो पीएफ को ट्रांसफर कैसे करना है। अगर मैं आपको एक होता है हमारे पास फॉर्म नंबर, मैं अगर बात करूँ 5 जो न्यू ज्वाइनी है जिसमें अभी अभी नया आया है, तो वो 5 फॉर्म फिल करता है, उसको भी डिक्लेरेशन ऑफ न्यू ज्वाइनी फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं आपके पास बात करूँ, उसके पास फॉर्म 5A रहता है हमारे पास, रिटर्न ऑफ ओनरशिप का फॉर्म रहता है, जैसे कि किसी कंपनी ने नया पीएफ एक्ट के अंदर डिपॉजिट करवाया है ना, ये सबमिट करवाया अपने आप को, तो ऑनलाइन 5A अवेलेबल है, कंपनी उसको फी करके रजिस्ट्रेशन कर सकती है पीएफ एक्ट के अंदर। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, मैंने आपको फिक्स 12% की लिमिट बताई कि 12% किसके लिए है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। कोई कुछ कंपनीज ऐसी है कि 20 एम्प्लॉइज के साथ काम करना शुरू किया, ऐसा टाइम पीरियड आया 18 और 15 एम्प्लॉइज रह गए उनके पास, है ना। ऐसे तो ये मैंडेटरी है कि उनको अपना 20 एम्प्लॉय वाला स्टेटस मेंटेन करना है, पर पीएफ एक्ट उनको क्या देता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है कि ठीक है आप 12% की बजाय 10% से भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। पीएफ में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्या मैडम आपने 10% क्या बोला? मैंने आपको ये चीज बोली कि समटाइम्स वैसे तो 20 पीएफ के लिए एलिजिबल कौन है जिसका 20 एम्प्लॉइज है ना, कि दो कंपनी में 20 कोई कंपनी है एस्टैब्लिशमेंट का फैक्ट्री है 20 एम्प्लॉइज है तो उनके लिए जरूरी है। तो इनके क्या होते हैं कि आपका स्टेटस डाउन चला जाता है, 20 से आपके पास 18 कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, 18 एम्प्लॉइज रह गए, 15 रह गए, 10 रह गए, तो क्या कर सकते हैं, तो आप 12% से 10% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ये रिलैक्सेशन है इसकी तरफ से कमिश्नर की तरफ से, बट कमिश्नर पीएफ कमिश्नर के अप्रूवल के बाद। यस राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं ईएसआई की तरफ। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। मैं पीएफ में वो फॉर्म भी तो रह गए आई थिंक 10D 20 कुछ ऐसे भी। क्या बोला आपने? पीएफ में हाँ जी जी, वो भी फॉर्म होते हैं ना 10D 20 फॉर्म 20 सब 20 फॉर्म की आप जिसकी बात कर रहे हो, ईडीएलआई के लिए जी एच फॉर्म की बात कर रहे हो, जी फॉर्म की बात कर रहे हो, सारे के सारे फॉर्म जो उन्होंने खत्म करके कंबाइंड फॉर्म बना दिया है, ठीक है, कंबाइंड डिक्लेरेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स अलग है। ये तो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स बनाए हैं। फॉर्म नंबर 11 हो गया, फॉर्म नंबर 13 हो गया आपके पास, अगर अपने पास पीएफ ट्रांसफर करना है, कंपोजिट क्लेम फॉर्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए 19, 10, 30 और 31 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, कंपोजिट क्लेम। अच्छा चलिए अब इस एक्ट के अंदर चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी, थिकनेस। हाँ, ईएसआई में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, जिस कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी ईएसआई के अंदर खुद को डिपॉजिट या सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। 10 एम्प्लॉइज की लिमिट है इनके लिए। फिटनेस, मेटर्निटी, किसी तरीके की इंजरी, मेडिकल रिलीफ, कैश बेनिफिट, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी है या डिपेंडेंट पर्सन है उसको पेंशन। ईएसआई आ गया हमारे पास। हाँ जी, देख लीजिए कंट्रीब्यूशन। ईएसआई में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए कंट्रीब्यूशन 0 पॉइंट है। अब ये यहाँ पे बेसिक की बात खत्म हो गई। एक डिफरेंस है पुनीत यस स्वाति, स्वाति यस मैम। ऑडिबल? यस यस। अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग सोए हो, है ना? ऐसा तो नहीं है? No, no, we are listening ma'am. to what you. No, ma'am, we are listening. ठीक है बेटा, चलो ठीक है।
एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन 0.75% और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 3.25%। अब यहाँ पे बेसिक की बात खत्म होती है। जो ईएसआई का कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटली, पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा श्री किस पे कैलकुलेट करते थे पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन? बेसिक Yes, पीएफ का इट्स बेसिक। इट्स ऑन Yes. बेसिc नाउ। Yes, ma'am. व्हाट अबाउट Yes, द ma'am. ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन? ग्रोस ग्रॉस पे। ग्रोस पे। चलिए अपने शीट की तरफ चलते हैं अभी। Gross salary. इस तरफ आ जाइए। अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, यहाँ पे देखो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ग्रॉस पे करेंगे। इसके लिए एक फिक्स लिमिट है, उसके लिए 15,000 की फिक्स लिमिट थी, इसके लिए 21,000 की फिक्स लिमिट, 21,000। 21,000 की फिक्स लिमिट है। ठीक है जी, अब आ जाइए। एम्प्लॉयर 0.75% कंट्रीब्यूट करेगा, सॉरी एम्प्लॉयर करेंगे 3.25% कंट्रीब्यूट। ठीक है जी, अभी आ जाओ ईएसआई पे। एक सिर्फ ईएसआई के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, those employees who getting less than or equal to 21,000. 21,000। The person who's getting at 22,000, 21,000 rupees, they all are not eligible for ESI. ESI। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय की। तो चलो एम्प्लॉय की बात शुरू करते हैं। इज इक्वल्स टू If basic is greater Gross. than 21. Gross is greater No, than. Gross. Right. Gross. Gross. Right. Sorry, gross. ठीक है, ग्रॉस Gross अगर is सॉरी एक रह गया हमारा। इज इक्वल्स टू Gross is अगर आपकी ग्रॉस सैलरी greater than 21. 21,000. 21। हाँ. एक मिनट किससे पूछते हैं अभी? पुनीत, पुनीत in this अगर आपकी 21,000 से ज्यादा है तो कितना मिलेगा ईएसआई? 21,000 से ज्यादा हो तो फिर नहीं मिलेगा, ये ऐसा एलिजिबल नहीं होगा। वेरी गुड, जीरो, या कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आ जाओ एल्स, जिसकी कम है उसको कितना मिलेगा? जिसकी कम है सो ग्रॉस जितनी भी सैलरी होगी उसका 0.75% मिलेगा। वेरी गुड, Right. 0.75% ऑफ। That will be employee contribution. हाँ जी, बात खत्म हो गई। तो इनको मिल गए 150 रुपीज, है ना, क्योंकि उनकी सैलरी 21,000 से कम थी। चलिए Okay. आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ आते हैं। ये रहा एम्प्लॉयर का चलान, ईएसआई का चलान एम्प्लॉयर का। हाँ जी रेणुका बोलिए फॉर्मूला। Is equal to if gross salary is greater than 21,000, then 0, else 3.25 of gross salary. 3.25 of gross salary. हाँ जी बोल। स्वाति Yes, ma'am. रिपीट द फॉर्मूला। Is equal to if gross salary greater than 21,000, it's 0. Else 3.25% multiply by gross salary. इसका क्या मतलब है? 3.25 ग्रॉस सैलरी के यस ग्रॉस सैलरी के 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर Yes, ज्यादा है तो 0, अगर कम है तो 3. तो ये हो गया 3.25. कितना होगा? 800 रुपीज कहाँ पे जा रहा है? ईएसआई के अकाउंट में जा रहा है। Yes, ma'am. किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट? ये हो गया हमारा पीएफ और ईएसआई के चलान। ये मैंने आपको चलान। I have one question. जैसे आपने डेथ का बोला था, तो इन केस ऑफ डेथ इन ईएसआई तो कौन से हमें मतलब फॉर्म वगैरह या प्रोसीजर क्या होता है क्लेम करने के लिए? जैसे ईएसआई के केस में ईएसआई के में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बताती हूँ, पहले वेट करो। यहाँ पे पीएफ हो गया हमारे पास, ईएसआई का चालान हो गया हमारे पास, ठीक है।
ये चालान है, ये हमने चालान बना लिया। अब इन चालान को हमने डिपॉजिट करना ऑनलाइन। सर कैलकुलेशन और से ये करथली पीएफ और ईएसआई कैलकुलेशन। सॉरी, किसी की किसी से आवाज आ रही है। So they have told me to post it for it. So I will have to complete the document. किनकी आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, चलो टैक्स की बात करते हैं। अभी टैक्स पे आए पहले। ये हो गया, इनको ऑनलाइन डिपॉजिट कैसे करना है ये मैं बताती हूँ, एक मिनट। अगर अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि टैक्स की नई डिजाइन आ गई है हमारे पास? अरविंद। हाँ जी मैम। टैक्स की नई डिजाइन आ गई है हमारे पास, न्यू डिजाइन टैक्स की। अभी तो Yes, ma'am. न्यू डिजाइन आ गई है, ओल्ड को खत्म कर दिया। यस मैम। नहीं, खत्म नहीं किया। There is an option for employee whether to go for old or new. ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। दोनों ही डिजाइन एग्जिस्टिंग में है। और सबसे पहले ये बता देती हूँ, पुरानी वाली डिजाइन एम्प्लॉय के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू नई डिजाइन। नई डिजाइन में तो काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, ठीक है। It depends on the salary actually. हाँ जी, पर जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका काफी पैसा जा रहा है, तो ज्यादातर वो प्रेफर क्या कर रहे हैं, पुरानी के Old. थ्रू, ठीक है। Hmm. 1 मिनट। ओल्ड। हाँ हाँ, हेलो। Hello. सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। ओरिजिन बोलता है क्या एजेंट करो, मैं एक पीसीएम एजेंट करो खाली पड़ा है, क्या बात करते हो? अरे कौन बोल रहा है? सर उसको कब सर वहां से उठा के क्या था? तो वही ये बच्ची का क्लास अभी कितना है? चलो, ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट की डिजाइन है। Hmm. चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अरे आप लोगों को एक चीज मैं पीछे बता देती हूँ। यहाँ पे अपनी शीट पे देखो, ये मैंने जो आपको बताया, ये मैंने आपको किस चीज के अकॉर्डिंग बताया, दिस इज अकॉर्डिंग टू, देखो आपकी जो पीएफ और ईएसआई है ना, वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग्स पे, ठीक है। आप कितनी अर्निंग कर रहे हो, क्या आपका पैसा है, कैसे उसके। अब मुझे बताओ, जिस महीने आप 30 डेज मानो, अगर हम जून की बात करके चले तो जून इज इक्वल टू 30 डेज, है ना, 30 डेज होते हैं। तो इस मंथ अगर आप गए 25 डेज हो तो भी क्या आपको 20,000 ही मिलेगा महीने का? कौन आंसर देगा मुझे? छोड़ दो, संडे निकाल दो, पेड लीव निकाल दो। संडे और पेड लीव के अलावा आपने 5 छुट्टियां ली है अपनी कंपनी में से, तो कंपनी क्या पूरे 30 दिन की सैलरी देगी या काटेगी हम 5 डेज की सैलरी? नहीं मैम, होल मंथ। तो डिपेंड्स अपॉन, अगर सीएल एसएल और उसकी जो अर्न लीव थे वो लिए होंगे तो उसका सैलरी नहीं डिडक्ट होगा। हाँ, अगर डेफिनेटली एम्प्लॉय का एलओपी होगा तो वहां पे एलओपी डाल के उसके हम लीव्स डिडक्ट, सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, मैं आपसे एग्री हूँ, एलओपी की बात कर रहे हो, पर देखो सिंपल सा फंडा, अगर आपने पेड लीव और उसके अलावा 3 छुट्टियां ली तो कंपनी उन 3 दिन के पैसे काटेगी?
काटेगी ना कंपनी? Yeah. Yes. हाँ जी, तो अब वो कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे जल्दी से देख लेना, जल्दी से देख लो। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ जी चलिए, वर्किंग डेज ये तो आपके हो गए पूरे 31-30 दिन के हिसाब से आपको ये सैलरी मिल रही है। जिस दिन आप 25 दिन अवेलेबल हो, 5 छुट्टियां ली हैं, उस 5 दिन के पैसे कटेंगे। जल्दी से देख लो, पूरे महीने के हिसाब से 10,000 रुपया मिल रहा है आपको, आपकी बेसिक पेमेंट। 5 दिन आपने छुट्टियां ली, 5 दिन के पैसे कटेंगे, तो कितने मिलेंगे बेसिक पेमेंट के? इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय अवेलेबल डेज। तो अवेलेबल डेज मैंने कितने बताए आपको? 30। 30 दिन अवेलेबल थे, Multiply by बेसिक को 25. 30 से डिवाइड कर दिया, मुझे पता चल गया कि एक दिन के आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से। इस महीने आपको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है? 8,333। सेम आ लो, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू सॉरी इस नहीं आएगा यहाँ पे, This divided by 30 multiplied by 25. मल्टीप्लाई बाय 25 डेज कर दिए, ये रह गया आपका। ठीक है, सेम इसके भी इज इक्वल टू, इसको ये 1600 आपको मिल रहा था कितने डेज के अकॉर्डिंग? डिवाइडेड बाय 30 डेज के अकॉर्डिंग। पर इस मंथ मल्टीप्लाई बाय 25 1250 अकॉर्डिंग टू 30 डेज। इस मंथ आपने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम किया है? 25 दिन। 200 रुपया आपको मिल रहा था। 200 किसके अकॉर्डिंग है आपका? 30 days. 30 डेज के अकॉर्डिंग जितना भी पढ़ना है एक दिन का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 के साथ। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो 600 आपको मिल रहा है मंथ के अकॉर्डिंग। When I am going to divide it by 30, I will get for 1 day and multiply by 25 days, so I get according to 25 days. This will 0, next is also 0, come on the miscellaneous is equals to miscellaneous is according to 30 days, but this month I am only available 25 days, so I will be multiplied by 25 days. So now what about my growth is equals to sum of bracket open. तो इस महीने मुझे कितनी मिल रही है? 16,666. अब आप सब मेरी बात सुन लो। जो आपका पीएफ और ईएसआई कटता है ना, ऑलवेज आपकी अर्निंग सैलरी पे कटता है कि आपने अर्न कितना किया इस महीने। Exactly. 3 Working days. Yes, ma'am. वर्किंग डेज पे कटता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 30। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो अब फिर आपने, अब मैंने फिर से रिपीट नहीं करना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे मैं बेसिक ली थी, तो उस टाइम पे आप बेसिक इस चीज को लोगे। ठीक है, तो वाली बेसिक को देखना। अब यहाँ पे मैं इसको छोटी छोटी चीजें, अच्छा ये पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए, किसके पीछे से आ रही है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। इस महीने आप लोगों ने ओवर टाइम भी किया। मेरा कोई इसमें से सपोज करो कि स्वाति ने 5 आवर्स ओवर टाइम किए। लोग क्या बोलते हैं, एक दिन में आप 8 ही घंटे काम कर सकते हैं, है ना? कंपनी आपसे 9 आवर काम करवाती है, दैट इज योर ओवर टाइम। पर उस 1 घंटे के लिए कंपनी को डबल पे करना पड़ेगा। लोगों ने सेट कर दिया, एक दिन में 8 घंटे 9 आवर किसी से काम करवा रहे हो तो डबल पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ओवर टाइम का फॉर्मूला देख लो, जल्दी से इधर आ जाओ। इज इक्वल टू, ठीक है जी, मेरी बात सुनो। पर आर की सैलरी आपकी कैलकुलेट किस पे होगी? चाहे आप 30 दिन काम पे गए हो, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं। जो आपकी ओवर टाइम कैलकुलेट होगा वो आपकी एक्चुअल सैलरी पे होगा कि एक्चुअल में पर आर के कंपनी आपको कितना देगी। वो आप 5 दिन नहीं गए, उस पर आपकी 1 घंटे की पोस्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना।
अगर आप नहीं किए हो तो वो आपके पूरे दिन के पैसे कटे हैं, उससे आपकी पोस्ट पे कोई फर्क। सेकेंड थिंग, ओवर टाइम ऑलवेज भी कैलकुलेटेड ओनली बेसिक सैलरी। पहली चीज होगी बेसिक पे कैलकुलेट होगा, दूसरी चीज पूरे महीने की सैलरी पे कैलकुलेट होगा, चाहे आपने 5 छुट्टियां ली। क्यों श्री? श्री Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, ma'am, I'm in office, so that's why I'm not able to reply it properly. अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि अब जो ओवर टाइम आपका कैलकुलेट होगा वो आपकी बेसिक पेमेंट पे होगा। बेसिक कौन सी होगी? रेगुलर वाली, नई वाली वर्किंग डेज वाली बेसिक पे नहीं। आपको 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं उसका आपकी छुट्टियों से लेना देना कोई है ना, कि आपने कितनी छुट्टियां थी। आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखना, बेसिक सैलरी थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय अवेलेबल डेज, तो इसमें इनमें 30 अवेलेबल डेज थे। जब मैंने इसको 30 के साथ डिवाइड किया मुझे 1 दिन की सैलरी मिली। 1 घंटे का डबल मिलेगा। 1 घंटे का डबल मैं तभी कैलकुलेट कर सकती हूँ जब मुझे 1 घंटे का पता होगा कि 1 घंटे की पे कितनी है। तो बेसिक सैलरी को 30 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? 8 दिन hour की salary। सैलरी। हाँ, 1 दिन की। अब एक 1 दिन में divided by 8 घंटे आपने काम करना है। हाँ, लॉ ने क्या बोला? 1 दिन में 8 घंटे काम करना है। इसको डिवाइड करूंगी तो 1 दिन की सैलरी आएगी, उसको डिवाइड करूंगी 8 के साथ, 1 घंटे की सैलरी निकल के आएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है multiply by 2. मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 1 घंटे की निकल गई, 1 घंटे का मिलेगा डबल। अब कितने घंटे काम किया था? 5 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 416 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपके ओवर टाइम के। फॉर्मूला आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चल तो आगे बढ़ते हैं इंसेंटिव की तरफ। इंसेंटिव और बोनस। इंसेंटिव और बोनस के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, पर इंसेंटिव के लिए एक लिमिट है कि 2.5 लाख से ऊपर आपको इंसेंटिव नहीं मिल सकता। मैक्स टू मैक्स कंपनी 2.5 लाख तक का इंसेंटिव आपको दे सकती है। इंसेंटिव के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कोई कंपनी बोलती है कि अगर आपने कोई भी छुट्टी नहीं ली ना इस महीने, मतलब कि अगर आपके अवेलेबल डेज इक्वल्स टू वर्किंग डेज है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी ग्रोथ का। कुछ कंपनियां बोलती है 1 लाख का टारगेट है, ठीक है। अगर 1 लाख का टारगेट कर देते हैं उससे ज्यादा कर देते हो, जितना करोगे 1 लाख से ऊपर उसका 10% क्या दे दूंगी तुम्हें? इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इज इक्वल्स टू, मेरी कंपनी ने क्या बोला, अगर अवेलेबल डेज मैंने आपको कितने बोले थे कि 30 है ना। अगर मेरे अवेलेबल डेज इक्वल है कितने वर्किंग डेज के, तो मेरी कंपनी ने क्या, तुझे 10% एक्स्ट्रा दूंगी एज ए इंसेंटिव तेरी ग्रोथ का, अदरवाइज 0। मुझे कितना मिला? 0, क्योंकि मेरे अवेलेबल डेज वर्किंग डेज इक्वल नहीं है। इस महीने मानो कि मुझे इंसेंटिव मिल गया 8,000 रुपया बोनस। इसमें अगर बात करें, ये मेरी इस महीने की अर्निंग थी। मेरे ओवर टाइम के मुझे 416 रुपए मिले, इंसेंटिव मुझे 0 मिला और इस महीने मुझे 8,000 की क्या मिल गई है? ग्रोथ। अब मेरी क्या आ गई यहाँ पे? न्यू ग्रोथ। ये न्यू ग्रोथ कितना? अब मुझे इस महीने कितनी ग्रोथ मिली है? इज इक्वल टू प्लस 40 प्लस बोनस। सम ऑफ पुरानी ग्रोथ मेरी इतनी थी, इस ग्रोथ से एक्स्ट्रा मुझे ये अमाउंट मिली, तो मैं इन सब का सम कर दूंगी। दिस इज माय न्यू ओ 0 क्यों आ गई? ये ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ब्रैकेट किया है। अरे पता क्यों आया? मैं बताती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना जो मेरी पुरानी वाली ग्रोथ है ना उसके ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है। अच्छा। इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन एंड 10। इस महीने मेरी ग्रोथ होगी 25,000, ठीक है। ये ऐसा ही मेरा कंट्रीब्यूशन जाएगा इस महीने मेरा। श्री बताएंगी मुझे
श्री ESI का कंट्रीब्यूशन जाएगा? अच्छा श्री ऑफिस में है। अरविंद जी जाएगा मैम, कैसे जाएगा? 25,000 है इस महीने आपकी ग्रोथ। वो तो उसको बोनस मिल गया ना मैम इस महीने, वैसे तो मैंने अभी एक चीज बोली, ESI कटेगा आपकी 21 तक है अर्निंग के मैम ऊपर। लिमिट तो, 21 को मैंने आपको बताया किसके ऊपर कटेगा? आपकी अर्निंग के ऊपर, अर्निंग के ऊपर। जितनी भी ग्रोथ है। ठीक है, तो चलो अब इसकी बात हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक मिनट मैम, 21 मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे वर्किंग डेज के हिसाब से हमारी सैलरी जो हमारे मिनिमम वेजेस है 9,000 उसके ऊपर नीचे हो रही है, तो हर महीने हमारे जो डिडक्शंस है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, वो भी चेंज होते रहेंगे? हाँ जी होएंगे, क्यों नहीं अच्छा, होएंगे? तो अभी जैसे इस केस में 15,000 के ऊपर चली गई हमारी ग्रॉस, तो ESIC नहीं एप्लीकेबल होगा। उसके अगर वर्किंग डेज कम होते हैं, सैलरी कम आती है, तो अगेन विल हैव टू गिव हिम ESIC कंट्रीब्यूशन, मतलब बेनिफिट। हाँ रेणुका, अब यहीं पे रुको, ये चीज देखो, शीट दिख रही है? शीट दिख रही है ना? अब देखो ये क्या है, ये सारा कुछ मैंने देखा है। ये है मेरी एक्चुअल बेसिक जो कि फिक्स्ड है, मेरे हर एम्प्लॉय की मैंने पहले से चार्ट बनाया हुआ फिक्स्ड है। उसके बाद अब यहाँ पे आओ, अवेलेबल डेज, वर्किंग डेज, ओवर टाइम, और मैंने क्या डाल दिया इसमें, लीव डाल दिया। अब इसके बाद मैंने फिर से बेसिक कैलकुलेट किया, न्यू बेसिक। ये मैंने फिर से कैलकुलेट किया इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके। तो फिर ऑब्वियसली ना मेरी अर्निंग चेंज होगी ना, मेरी ग्रोथ सैलरी चेंज होगी ना यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे मेरी पूरी शीट बनी हुई है। एम्प्लॉयर का CTC कितनी है, इनवर्ड्स में आ जाओ। चलो वापस चलते हैं अपनी शीट पे। सो हम जब ये चालान भरते हैं PF का या फिर ESIC का, तो उसमें अगर डिफरेंस आता है कि एक महीने में इतने वर्किंग एम्प्लॉयज उतने ही रहते हैं, लेकिन अमाउंट डिफर करते हैं, सो दैट इज फाइन ना? दैट इज फाइन। वहाँ पे टिल्ट करके हम अपने डेटा को क्रिएट करते हैं। अभी शायद थोड़े ही दिनों में वी आर गोइंग टू क्रिएट आर, जैसे एक वेबिनार सेशन होगा जो पूरे का पूरा ऑनलाइन चलान पे, ठीक है? क्योंकि अभी 2 घंटे की क्लास, अभी 2 घंटे हो गए, बट आई एम गोइंग टू 5 or 6 minutes एक्स्ट्रा, थोड़ा सा पेंडिंग है। तो अगला वेबिनार सेशन में पूरा का पूरा यही है कि ये चेंजिंग इन अमाउंट को डेटा में कैसे क्रिएट करना है, डेटा में क्रिएट करके लिमिट कैसे सेट करनी है, एक्सेल कैसे क्रिएट करनी है, और उस एक्सेल को PF चलान में ऑनलाइन कैसे भर्ती करना। ठीक है, अब आप सॉरी टू इंटरप्ट मैम। हाँ स्वाति मैम, हाँ यस मैम, अगर ESIC का वन टाइम पेमेंट है, मतलब अगर इस महीने एक बंदे को हम बोनस दे रहे हैं 8,000 रुपीज, इट्स वन टाइम पेमेंट, बट उसका ESIC तो डिडक्ट होगा ना, क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम के ऊपर हम वो ग्रॉस में कंसीडर नहीं करते। नहीं, वो आपकी बात सही है। 21,000 पे कैलकुलेट होगा ना आपका ESI। एग्जैक्टली, 21,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। हाँ 21,000 के ऊपर ही। हाँ 21,000 के ऊपर ही कैलकुलेट। अब आप जल्दी से यहाँ पे आओ। हाँ जी, यहाँ पे आओ। अब किसी एम्प्लॉय की 5 लाख रुपए पर मंथ एनुअली, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एनुअली बेसिस। ठीक है, अब मैं आपसे इस एग्जांपल पे करते हैं। अब मैं बोलती हूँ किसी की सैलरी 50,000 है पर मंथ, ठीक है? 50,000 है, 50,000 अब उनकी पर मंथ है, तो एनुअली कितनी होगी? 6 lakhs 6 लाख हो गई, है ना? बिल्कुल सही, 6 लाख हो गई। अब देखो, ये तो नहीं है कि भाई जितना मैं अर्न कर रही हूँ गवर्नमेंट मेरी सारी की सारी आमदन पे टैक्स काट ले, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। 6 लाख मेरी एनुअली है, मंथ की मेरी है 50,000, ठीक है? 50,000 मेरी मंथली है, एनुअली मेरी 6,000 होगी। अब मैं एक चीज बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि आपके हाउस रेंट अलाउंस लेके ट्रांसपोर्टेशन तक नॉन टैक्सेबल है, इनके ऊपर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती। महीने का मैं 50,000 रुपया ले रही हूँ, तो मेरे 50,000 रुपया पूरे का पूरा टैक्सेबल नहीं है। इसमें से ये जो मेरी अमाउंट है, ये क्या है? नॉन टैक्सेबल है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नॉन टैक्सेबल अमाउंट का सम करती हूँ, इज इक्वल टू सम, ये मेरी है नॉन टैक्सेबल। पर मंथ के हिसाब से होगा 13,650।
एनुअली कितना हो गया, इसको Into 12. मल्टीप्लाई बाय में कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,63,800. 800, ये मेरी नॉन टैक्सेबल है, ये मेरी टोटल सैलरी है, उसमें से ये मेरी नॉन टैक्सेबल है, तो मेरी टैक्सेबल Hello? कितनी हो? हाँ जी, Hello. Ma'am, 6 lakhs minus. ma'am, sorry, due to one urgent meeting, I have to leave the webinar. I hope that's okay. दैट्स ओके, अभी खत्म होने वाला है, 2 to 3 मिनट्स बस, टेक्स्ट पेंडिंग, ऑल क्लियर है, किसी तरीके का कोई डाउट्स आपको? No, ma'am, but I have little bit doubts, but I think I'm going to trouble you no more. I mean, after, because अभी मुझे बस जाना पड़ेगा, जेम्स सर का कॉल आ गया, so I have to rush, ma'am. आप पता क्या करना, अंजलि मैम को कॉल करना, मेरे से बात कर लेना, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, टैक्सेबल कितनी हुई मेरी? 6 lakhs minus 1,63,800. वेरी गुड, 3 to 5। पुनीत जी समझ आ रहा है? Is equal to डालना पड़ेगा यस मैडम. यस समझ आ रहा है, क्लियर है। अभी इनकम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है, पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, देखो हम मुझे कितने का टैक्स पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 4,36,200 रुपए, मुझे पूरी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना, ठीक है? तो आ जाओ, मुझे 4,36,200 पे कितना टैक्स पड़ेगा? पहला 2.5 लाख एग्जाम 0, मतलब कि 4,36,000 इज इक्वल टू 4,36,200 रुपए पे माइनस 2,50,000. 2,50,000 मेरे कोई टैक्स नहीं देना मुझे, that's- कितना 1,86,200, जो कि मेरे आगे भी तो मेरे मुझे 5% है वो 2.5 लाख तक जाएगा, मतलब पहला 2.5 लाख मेरा एग्जाम था, अगला 2.5 लाख 5% अप टू 2.5 लाख, पर इसमें से मेरा पूरा 2.5 लाख तो है नहीं, तो मुझे 5% सिर्फ और सिर्फ किसका देना है? 1,86,200. 200 का मुझे कितना दे देना है? 5%. 5%. तो मुझे इस महीने 9310 टैक्स देना, ठीक है? यहाँ पे जल्दी से मैं चलती हूँ, किसी की सैलरी कितनी है? 11 लाख। 11 लाख, पहले 2.5 लाख एग्जाम 0, पहला 2.5 लाख एग्जाम 0, हाँ, अगला 2.5 लाख 5%, तो 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500, हाँ, इसके अंडर आ गई है, इसके ये लग गया मुझे टैक्स देना, मुझे मेरे 5 लाख तक के खत्म हो गए, 11 लाख में से 5 लाख तक मैंने टैक्स दे दिया, पहले तो 0, अगले 2.5 लाख के 5%, अगला 5 लाख, अगली लिमिट है 5 लाख की, 5 से 10, अगले 5 लाख के मुझे कितना देना है? 20%. 20%. 1 लाख का 20% हो गया 1 लाख, 1 लाख, हाँ, 1 लाख. ठीक है? ये भी देना मुझे, अब मेरे 11 लाख है, तो 11 लाख में से 2.5 लाख 5 लाख तक टैक्स दे दिया, अगले 5 लाख पे टैक्स दे दिया, 10 लाख रुपए तक मैं टैक्स दे चुकी हूँ, जो मुझे 30% देना, वो सिर्फ किसका देना है? 1 लाख. जो मेरा बचा हुआ 1 लाख है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 30%, जिसका 30% कितना हुआ? 30,000 रुपए, तो टोटल 11 लाख के ऊपर मैं कितना टैक्स दे रही हूँ? Sum of These 3. हाँ, पुनीत जी कोई डाउट टैक्स कैलकुलेट करने में? नहीं मैम, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे अब आपका मान लो 15 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, तो पहला 2.5 लाख है एग्जाम, अगले 2.5 लाख पे 500, अगले 5 लाख पे 1 लाख, तो यहाँ तक आ गया, पीछे कितना बच गया? 5 लाख बाकी रह गए. 5 लाख, उस 5 लाख पे 30 लग जाएगा, जो 1.5 लाख रुपया हो गया, राइट. सारे को ऐड करके आपका टोटल टैक्स। हाँ जी, किसी को आज के वेबिनार सेशन में किसी तरीके का कोई डाउट? मैम बस वही, अगर आप थोड़ा
जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय की किसी डेथ हो जाती है एसआई वगैरह लेके, तो वो थोड़ा अगर समराइज कर देते कि कैसे होता है तो थोड़ा एक अब सुनो, आप किसी नहीं की बता डेथ पाओगे हो गई, डिटेल में, बट समरी में अगर थोड़ा बताएं। किसी की डेथ हो गई, ईएसआई में आपके पास एक होता है फॉर्म नंबर 72, ठीक है। ओके ओके उस फॉर्म नंबर 72, अगर आपका जो ईएसआई का स्मार्ट कार्ड है, आजकल ईएसआई के स्मार्ट कार्ड है, आपका स्मार्ट कार्ड गुम हो गया, आपको नया लेना, तो आपको फॉर्म नंबर 72 फिल करके देना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपका स्मार्ट कार्ड नया मिल सकता है, ठीक है। अब क्या है, किसी को क्या हो गया, कोई डिसेबल हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो गया, वो अब अपनी ईएसआई के लिए क्लेम करेगा, क्यों पुनीत जी? फॉर्म नंबर 23 डिसेबलमेंट के लिए क्या है, द फॉर्म इज लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म दैट इज रिक्वायर्ड टू अवेलेबल डिसेबलमेंट। अगर आप किसी तरीके से डिसेबल हो जाते हो और आप आगे काम नहीं कर सकते हो, तो ये आपका एक तरीके का लाइफ सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप फॉर्म नंबर 23 के तहत, ठीक है, दे सकते हो। सेम इसी के जैसा एक फॉर्म नंबर 24 भी होता है, वो भी आपके डिसेबलमेंट के सर्टिफिकेट के लिए होता है। देखो, अब किसी की लाइफ हो गई, ईएसआई से पैसा लेना है ना, फ्यूनरल एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, है ना, उसके लिए आपके पास फॉर्म नंबर 22 होता है, जिसके लिए कि आप फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है, उसकी जो सेरेमनीज हैं, उसके लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म नंबर 22, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैटरनिटी क्या होता है? Maternity is like if maternity leave जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स करी है फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज जो भी प्रेग्नेंट लेडी, है ना, and I think so it is applicable for 9 months की आप पेड लीव ले सकते हो as far as I know। इसके लिए आपके पास 6 कितनी होती है? 6 वीक्स की पेड लीव होती है। नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो 6 वीक्स की आपने पेड लीव लेनी है, आप क्या कर सकते हो, 6 वीक्स आपने प्रेगनेंसी से पहले ले सकते हो या प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हो, है ना, या फिर आप 6 वीक की लीव ले सकते हो जबकि आपके पास बेबी है, तो आप बेबी के बोर्न के बाद 6 वीक्स की, आपकी मर्जी है, 3 हफ्ते पहले ले सकते हो, 3 हफ्ते बाद में ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल पेड लीव मिलती है 6 वीक्स की आपको। ओके मैम, हेलो मैम, जैसे ईएसआई पे मान लो कि डिसएबलिंग हो जाती है एम्प्लॉइज के साथ, तो जैसे पेंशन भी मिलती है ना मैम ईएसआई से? क्या बोला आपने? किसी एम्प्लॉइज के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हाँ, तो पेंशन मिलती है ना ईएसआई से? ईएसआई से भी आपको पेंशन मिलेगी, उसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी भी बहुत लंबी है, हमारे पास लिमिट होती है, रिटर्न कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। हाँ, ऑन ड्यूटी जैसे हो जाती है ना किसी का वर्किंग प्लेस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो फॉर्म 01 भरना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो फॉर्म 1A भरना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, आपने सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना तो फॉर्म 86 है आपके पास। मतलब अगर हम फॉर्म्स की बात करें ना, तो बहुत ही सारे फॉर्म्स हैं हमारे पास ईएसआई के लिए, ठीक है। आपने रिटर्न के लिए फाइल करना है तो फॉर्म नंबर 3 है, मतलब और भी। तो आज के सेशन में किसी को कोई किसी तरीके का डाउट? मैम, आई वुड लाइक टू आस्क, स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी शेयर होने वाला है ना? हाँ जी, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। सो स्टडी नहीं, सर्टिफिकेशन इज फाइन, वो स्टडी मटेरियल कुछ होगा क्या सॉफ्ट कॉपी में? सब कुछ दिया होगा, जितना आपका वेबिनार का सेशन है, पीएफ, टैक्स डिडक्शन, फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ, ईएसआई फॉर्म, सब कुछ होगा। ओके, वो मिलने वाला है ऑन व्हाट्सएप और बाय ईमेल और एनी अदर मोड? बाय मेल। ओके। रेणुका, आपके पास कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया?
Nice, that's fine. It was a very nice, very great session, and you were so polite and patient with us. Thank you, thanks a lot. Puneet? Yes, it was good session, good session. हाँ जी, आगे हमारे पास है अरविंद जी, मैम एक्सीलेंट। प्रतीक। Yes, ma'am. It's a very Five. good session and very learning things. ओके, Many things we learn. ये सब बता देना अंजलि मैम को, ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, yes, मैसेज कर definitely. रहे हैं। संजय, अच्छा संजय, हेलो, मिस्टर संजय, हेलो, मिस्टर संजय। Yes, I can hear. Okay, I'm audible to you. Yes, yes. संजय, आपके साथ तो हमारी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, तो आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं। Ma'am, I was listening to everything. All clear? All clear? Yes, it's all. Any doubts? Any doubts? No. No. Okay. Okay, let's meet in next session. हमारा next webinar session होगा, आपके पास information पहुंच जाएगी जिसमें हम PF और Hello? ESI के ऑनलाइन प्लान फिल करेंगे। दीपिका मैम, हाँ जी, मैम मैं जानना था कि जैसे हम ESI PF का चालान करते हैं हर मंथ, हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पे जैसे रिटर्न फाइल भी कराते हैं, CLRI की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और लेबर वेलफेयर की रिटर्न फाइल करना सिखाते हैं? रिटर्न फाइल करना भी आपको सिखाया जाएगा, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको अंजलि मैम देंगे रिटर्न, क्योंकि टाइम सेट होता है, समटाइम 1 घंटे की क्लास होती है और समटाइम हमारे क्लास होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा सेशन में, ठीक है? तो मैं आपसे बाद में फोन करूँगा। ठीक है, ओके, जस्ट रिस्पॉन्स टू अंजलि मैम अबाउट योर वेबिनार सेशन, ओके? थैंक यू। We will done now. Okay, bye bye Renuka and Bye, ma'am. bye bye Swati. Bye, ma'am. Bye Bye, Swati, ma'am. Ma'am. Bye. Yes, ma'am. कहाँ से आप? मैं पूना से हूँ, मैम. अच्छा, पुणे से आप, ठीक है। और रेणुका कर्नाटका से। No. I'm from Pune as well. Okay, you are also from Pune, ठीक है। ठीक है, okay, bye, take care all of you, be safe, be happy. Yes. Okay, bye bye. Thank you. Bye. Bye. Thanks a lot, thanks to all of you.